ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो कि क्या था, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, वन हाफ फैक्टर का। ठीक है, अब इसको ना पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली वन हाफ फैक्टर होता क्या है, तब हम लोग इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ लें। तो देखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, लेट अस सपोज हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब यहां पे मैं मान लेता हूं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, 1 kg ऑफ वाटर है हमारे पास। इसमें मैं ऐड कर देता हूं 1 मोल NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl हम लोग ऐड कर दिए। ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है भाई, तो वो आप कहेंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम 1 मोल NaCl ऐड कर दिए 1 kg ऑफ वाटर में, तो इस सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी हो गई, तो मोलालिटी इक्वल टू आप पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपान आप पढ़ लिए हैं क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 1 मोल अपान 1 kg हुआ, यानी कि हम लोगों की मोलालिटी 1 मोल पर केजी ही है ना, तो 1 मोल पर केजी। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन होगा, ये हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम पढ़े थे, है ना। अब हम लोगों को एलिवेशन अगर इस सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, तो वाटर के लिए केवी की वैल्यू होती है 0.52, है ना, केल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक है, अब मोलालिटी हम लोगों की कितनी है, तो 1 ही है। तो मैं यहां पर अगर दोनों वैल्यू रख दूं, तो एलिवेशन कितना हुआ भाई, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू 0.52 का आ रहा है। यानी कि अगर वाटर बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें सॉल्यूट के ऐड करने पर ये बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो जाएगा, तो 100.52 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली इसको मेजर करते हैं, कि प्रैक्टिकली चेक करते हैं थर्मोमीटर लगाकर बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना आ जाता है, तो प्रैक्टिकली मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी कितना आता है भाई, तो 1.04 आ जाता है, 04 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा कैसे, थियोरेटिकली तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.52, है ना, यहां पर देखिए। और प्रैक्टिकली जब हम लोग कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1.04। तो अब ये वेरिएशन कुछ हम लोगों का गलत हो जा रहा है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर हम लोग पढ़ लिए हैं, तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों डेटा सेम होना चाहिए था। इसी वेरिएशन को किसने ऑब्जर्व किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वन हाफ। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वन हाफ फैक्टर। ठीक, किस लिए भाई, तो ये जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल जो वैल्यू आ रहा है, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हम लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है, वो दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग जो थियरी पढ़ेंगे उससे प्रैक्टिकल डेटा गलत हो जाएगा। इसी चीज को करेक्ट किया किसने, वन हाफ ने। वन हाफ ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं भाई, ऑब्जर्व दैट दिस वेरिएशन in observed colligative properties and
calculated colligative properties is mainly due to what? Nature of solute particle, ठीक है। इस वेरिएशन को ये मेजर कर लिए। अब इस वेरिएशन को करेक्ट करने के लिए वांटॉप ने बोला कि जो भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसमें ना एक फैक्टर आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे और उसको आज से दुनिया किस नाम से जानेगी? वांटॉप फैक्टर के नाम से जानेगी। यानी कि जो भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे आप? तो आप पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे। किसका मोल फ्रैक्शन? तो सॉल्यूट का, है ना। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू केबी इंटू एम पढ़े थे। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़े थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू था केएफ इंटू एम था, मोलालिटी। और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे। अब वांटॉप क्या कहते हैं कि ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या करिए? एक वांटॉप फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आज से आप क्या जानोगे? वांटॉप फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करना है भाई? तो आई से। वांटॉप फैक्टर को स्मॉल आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अब करेक्टेड फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा हम लोगों का? करेक्टेड फॉर्मूला जो वेरिएशन ना आए, यानी कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही डेटा सेम हो जाए, तो वो कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो वो हम लोगों का आएगा पीबी नॉट माइनस PS अपॉन पीबी नॉट इक्वल्स टू, मैं यहां पे कर दूंगा आई इंटू काई ए। आई क्या है? वांटॉप फैक्टर। ऐसे ही मैं दूसरा कर दूंगा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, तो था ही, मैं इसमें आई से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई केबी इंटू एम, ठीक है। ऐसे ही तीसरे फॉर्मूले में मैं कर दूंगा डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। ऐसे ही फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। क्लियर है? अब अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही डेटा सेम देगा। अब यहां से जरा सोचिए, अगर आई की वैल्यू हम लोगों को निकालना हो, जैसे अगर मैं प्रीवियस चलता हूं, यहां पे हम लोगों को प्रैक्टिकली आई की वैल्यू क्या मिली थी? तो 1.04 मिला था, जबकि थियोरेटिकल आई की वैल्यू हम लोगों को क्या मिला था? 0.52 मिला था, है ना। तो यहां से अगर हम लोगों को आई निकालना हो, आई कैलकुलेट करना हो, तो मैं क्या लिख दूंगा? ऑब्जर्व्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन, तो जो कैलकुलेटेड आया है कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व्ड यहां पे क्या था भाई? तो प्रैक्टिकली जो किया गया 1.04 आया, अपॉन ऑब्जर्व क्या था? तो 0.52 था, यानी कि ये हम लोगों का कितना आ जाता है? इस सॉल्यूशन के लिए 2 आ जाता है। तो यहीं से हम लोगों को आई का एक फॉर्मूला मिल जाता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आई कैलकुलेट करना हो, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों वैल्यू दिया हो, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग और आई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप जरा सोचिए, हम लोग जब आई कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका, एक कोई भी एग्जांपल, लेट अस सपोज मैं डेल्टा, ये टीबी वाला फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में।
कौन सा? तो मोलर मास का, है ना। देखिए अगर हमको आई कैलकुलेट करना है तो हम यहां पे लिख सकते हैं सीधे सीधे। देखिए डेल्टा टीबी इक्वस टू केबी तो था ही हम लोगों का। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WA अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि MA अपान गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको केजी में रखना होता है तो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये मैं कहूं कि ये हम लोगों का ऑब्जर्व का था, डेल्टा टीबी ये किसका है? ऑब्जर्व का है। और जो हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मैं उसके लिए लिखूं फॉर्मूला, तो डेल्टा टीबी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑब्जर्व इक्वल्स टू, अगेन मैं लिख दूंगा केबी इंटू WA इंटू 1000 अपान क्या कर दूंगा मैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या रहेगा भाई? तो कैलकुलेटेड इंटू WB। अब हम लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेना था? फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? तो ऑब्जर्व अपान कैलकुलेटेड करना था। तो यहां से इस फॉर्मूले में मैं अगर MA निकालने की कोशिश करूं, है ना, तो दोनों ही फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? तो KB हो जाएगा इंटू WA हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा। सारे नोटेशन आपको पहले से पता चल गए हैं, अभी मैंने बोला है। और ये डेल्टा TB ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा, है ना, इंटू WB हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहां पे MA कैलकुलेटेड अगर हम लोग पता करें, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? अगेन सेम फॉर्मूला KB इंटू WA इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो डेल्टा TB, और यहां पे मैं लिखूंगा कैलकुलेटेड, और इंटू हो जाएगा WB। अब जरा सोचिए हम लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या लेना था? तो ऑब्जर्व्ड अपान कैलकुलेटेड लेना था, है ना। तो यहां से ऑब्जर्व्ड अपान कैलकुलेटेड, मैंने इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम लोग डिवीजन दे दें तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, WB से WB कैंसिल हो जाएगा, है ना। और WA से अगर WA कैंसिल कर दें, KB से KB को कैंसिल कर दें, तो ऑब्जर्व्ड अपान कैलकुलेटेड हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो मैं यहां पे लिखूंगा I इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास जो रहता है, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपान एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये मैं क्या लिख रहा हूं, इस चीज को समझे हम लोग पहले। तो हम लोगों को अगर डिवीजन देते हैं तो ये कैलकुलेटेड वाला ऊपर चला जाएगा, और MA क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो ये नॉर्मल था, कैलकुलेटेड वाला नॉर्मल मोलर मास रखते हैं, और हो सकता है डिसॉल्व करने के बाद ये टूट या जुड़ जाता हो, यानी कि एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता हो, तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो वहीं से हम लोग इस फॉर्मूले को लिख दिए। ये दोनों डिनोमिनेटर में था तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ये डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा। तो वहां से हम लोगों को ये फॉर्मूला एक और मिल गया। तो अगर मोलर मास हम लोगों को सॉल्यूट का दिया हो बिफोर डिसोल्यूशन और आफ्टर डिसोल्यूशन, तब भी हम लोग आई आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा और क्या तरीका हो सकता है आई कैलकुलेट करने का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए डिसॉल्व करने से पहले और डिसॉल्व करने के बाद NaCl का हम लोग एग्जाम्पल यहां पर लिए थे, उसी को हम लोग सोचें कि जब हम लोग वाटर में NaCl को डिसॉल्व करते होंगे तो एक्चुअली होता क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग अगर देखें तो NaCl को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते होंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाता होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के फॉर्म में, है ना।
अब इस ब्रेकिंग के वजह से हमने तो सोचा कि हमने 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, लेकिन वो वाटर में जाते ही कितने मोल सॉल्यूट में कन्वर्ट हो गया? तो 1 मोल सोडियम आयन का हो गया होगा और 1 मोल क्लोराइड आयन का हो गया होगा, यानी कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट हो जा रहा है। और इसी से हम लोग जो ये कैलकुलेट किए थे ना आई की वैल्यू, वो कितना आया था? यहां पर 2 आ गया था, है ना। वो 2 कहां से आया पता चल गया आपको? वो 2 यहीं से आया, क्योंकि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट एक्चुअली में सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जा रहा है। अब जरा सोचिए यहां से हम लोग आई कैसे निकाल सकते हैं? तो डिसॉल्व करने के बाद जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो रहे हैं अपॉन डिसॉल्व करने से पहले जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम लोग ले रहे होंगे, अगर ये कर दे हम लोग तो भी हम लोगों का आई मिल जाएगा। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर dissolution upon number of solute particles initially taken, जितना हम लोग पहले लिए थे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से पहले, उसको हम लोग रख दें डिनोमिनेटर पार्ट में, और डिसॉल्व करने के बाद जो हुआ उसको अगर हम लोग ले लें न्यूमरेटर पार्ट में, तो भी हम लोगों का आई आसानी से मिल सकता है। और ये डायरेक्टली, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल्स को ही देखकर निकाल सकते हैं, इसमें हम लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां पे कहता हूं कि MgCl2 है ना, इसका I की वैल्यू क्या होगा? तो जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये Mg+2 प्लस 2Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डिसॉल्व करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन कितने हो जा रहे हैं? तो 1 मोल Mg का हो जा रहा है और 2 मोल क्लोराइड का हो जा रहा है ना। तो ये 1 और 2 आफ्टर डिसोल्यूशन कितना हो गया? तो टोटल हो गया 3, और इनिशियली हम लोग कितना लिए? 1 लिए, यानी कि आई की वैल्यू मैं यहां पे सीधे सीधे लिख सकता हूं इस सॉल्यूट के लिए 3 होगा, है ना। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? आयोनाइज्ड कंप्लीटली, यानी कि जितना हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो पूरा ही आयोनाइज हो जाता है। जैसे अगर मैं CaCl2 को लिखता हूं तो हमें ये पता है कि ये 3 मोल ऑफ आयंस में ब्रेक हो जाएगा, 3 मोल ऑफ आयंस में। अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो हमें पता चल गया कि ये 3 मोल ऑफ आयन में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि 3/1 करके मैं सीधा सीधा आई की वैल्यू यहां पर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि डिसॉल्व करने के बाद पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट टाइप के हों, यानी कि आयनिक कंपाउंड ना हो, वो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, है ना। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर आप क्या कह लीजिए वीक एसिड और बेसिस, वीक एसिड और बेसिस, we cannot directly calculate I यानी कि want of factor by observing the number of ions, आयंस को डायरेक्टली देखकर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो इस चीज को समझें। मान लीजिए मैं यहां पर लेता हूं CH3COOH। अब इसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरीके से आयोनाइज तो होता ही नहीं है,
ये कैसे आयोनाइज होता है? तो कुछ अमाउंट में आयोनाइज हो जाता है और कुछ अमाउंट सॉल्यूट का एज इट इज पड़ा रह जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर मैं ये कहूंगा कि जब मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बन रहा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल कंप्लीटली गायब ही नहीं हुआ, डिसॉल्व ही नहीं हुआ, टूटा ही नहीं। तो क्या 1 मोल आयन इसका और 1 मोल आयन इसका फॉर्म होगा? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जब ये 1 मोल कंप्लीटली टूटता NaCl के जैसा तब इसका 1 मोल या 1 मोल बनता। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड आ गए हैं। आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली पानी में आयोनाइज हो जाता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स तो कम आयोनाइज होते हैं, पोलर वाले कम आयोनाइज होते हैं और नॉन पोलर वाले तो आयोनाइज ही नहीं होते, है ना। तो इसी वजह से ऐसे कंडीशन में हम लोगों को लगाना पड़ता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का कंसेप्ट। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का कंसेप्ट जो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि CH3COOH मैंने लिया और ये ब्रेक डाउन हुआ CH3COO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में कुछ एक्सटेंट में, तो अगर मान लीजिए मैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लेता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन मैं इसका ले लिया C, यानी कि डिसॉल्व करने से पहले अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो ये कितना होगा? तो ये होगा 0 और 0, क्योंकि डिसॉल्व भी नहीं किए हैं। और डिसॉल्व करने के बाद यानी कि मैं मान लेता हूं आफ्टर डिसॉल्यूशन, आफ्टर डिसॉल्यूशन अगर मान लीजिए इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ब्रेक हो गया C अल्फा, तो इधर कितना बनेगा भाई? C अल्फा और C अल्फा बनेगा। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग I का फॉर्मूला लगाएं, I का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, यहां पे लिख दूंगा इनिशियली टेकन। चलिए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसॉल्यूशन कितना हो गया? तो ये पूरा हुआ। कुछ तो सॉल्यूट का अमाउंट भी बच गया है और कुछ तो डिसॉल्व करने के बाद आयंस भी फॉर्म हुआ है। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा I इक्वल्स टू C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा। और इनिशियली क्या था? तो इनिशियली था C। अब C अल्फा से मैं इस C अल्फा को कैंसिल कर सकता हूं, तो I इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा C प्लस C अल्फा अपान C लिख दूंगा, है ना। अगर मैं यहां पे कहूं कि I इक्वल्स टू, मैं इसको कॉमन कर लेता हूं तो C और 1 प्लस अल्फा अपान C कर लेंगे और इस C से इस C को कैंसिल कर लेते हैं, तो I इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 1 प्लस अल्फा। तो अगर कोई बाइनरी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 2 आयंस में ब्रेक हो रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब अल्फा क्या होगा भाई? तो अल्फा आपका बताएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब यहां से हम लोग मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि 40% ऑफ एसिटिक एसिड get dissociated, है ना, then calculate I। अगर मैं मान लेता हूं 1 मोलर यहां पर सॉल्यूशन हम लोगों के पास है, ऐसे कंडीशन में अगेन मैं रिएक्शन लिख देता हूं CH3COOH और ये क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर ले लिया तो ये 0 और 0 हो जाएगा। अब 1 का 40% कितना होगा? तो 0.4 होगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा आफ्टर डिसॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.4, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 और ये कितना हो जाएगा? 0.4, है ना। अब I का फॉर्मूला हम लोग लगाएं
तो आफ्टर डिसोल्यूशन कितना हो गया है, तो ये पूरा, और बिफोर डिसोल्यूशन कितना था, ये पूरा हम लोगों का था, है ना। तो इसको हम लोग अप्लाई कर दें, तो 1 माइनस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 अपान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0.4 को 0.4 से कैंसिल कर दिया जाए तो ये 1.4 अपान 1 कहिए या i इक्वस टू कहिए 1.4। तो ये ऐसे हम लोग i कैलकुलेट करेंगे और फिर जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, जो हम लोग ये फॉर्मूला बनाए थे, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला करेक्टेड फॉर्मूला, उसमें हम लोग रख देंगे। तो हम लोगों का हमेशा जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगा वही हम लोगों का कौन सा वैल्यू आएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा, है ना। अब अगर मान लीजिए ये तो था जब सॉल्यूट पार्टिकल्स आयोनाइज हो रहे थे, अगर लेट अस सपोज सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट होना चालू हो जाए, ठीक है, इन केस ऑफ एसोसिएशन, केस ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब आप क्या समझते हैं, जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में जुड़ने चालू हो जाए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यहां पे ले रहा हूं 2a और ये जो है क्या हो रहा है, जुड़ के बना ले रहा है A2, यानी कि यहां पे 2 मोल से हम लोगों का क्या बन जा रहा है, 1 मोल बन जा रहा है ना। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे अगर हम लोगों को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू निकालना पड़े, लेट अस सपोज मैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेता हूं C, है ना, ये हम लोगों का हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन और इसको मैं मान लिया C। आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने के बाद क्या हम लोगों को कंसंट्रेशन मिल रहा है, तो अगर मैं यहां से कहूं C माइनस C अल्फा इधर से कम हो गया, तो इधर से क्या हो जाएगा भाई, तो C अल्फा बाई 2। कैसे हो गया ये, तो अगर 2 से 1 बन रहा था तो C अल्फा से कितना बनेगा, C अल्फा बाई 2 बन जाएगा। ऐसे में अगर मैं I का फॉर्मूला लगाऊं तो वही सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जो कि हम लोगों का होगा ये, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन, यानी कि मैं यहां पे लिख दूंगा C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाई 2 अपान क्या हो जाएगा C। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तरीका हम लोगों का होगा I कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब कई बार आ जाता है क्वेश्चन अल्फा ही हम लोगों को निकालना पड़े, अल्फा के लिए आप क्या कर सकते हैं, I माइनस 1 कर सकते हैं और N माइनस 1 कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को अभी तो हम लोग सीधा सीधा जानते रहे, है ना। N क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस हो जाएगा, ठीक है, जितने भी आयंस बन रहे होंगे। I आपको पता ही है, 1 टॉप फैक्टर हो जाएगा और 1 तो आपको पता ही है। और क्या हो सकता है, तो अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़े हैं तो अल्फा इक्वस टू हम लोग लिखते थे अंडर रूट के ए बाई सी, तो यहां से भी आप अल्फा निकाल सकते थे। अब ये के क्या होता था, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता था। तो एसिड हो तो के लिखते हैं, अगर बेस हो जाएगा तो हम लोग लिख देंगे के बी बाई सी लिख देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बी लिख देंगे। तो यहां से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन एक्सट्रीम लेवल का बनाना हो तो, ठीक है। अब यहां पर कई बार अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए होंगे, कई बार क्या करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम I की वैल्यू तो कंसीडर करेगा और कई बार नहीं करता है। तो ये कैसे हो सकता है, तो अगर लेट अस सपोज हम लोग यहां पे बोलें कि इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन of solute particles takes place after dissolution, डिसॉल्व करने के बाद अगर सॉल्यूट का पार्टिकल ना तो टूट रहा हो और ना ही जुड़ रहा हो, ऐसे में I की
की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप i की वैल्यू जब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे में हम i को नेगलेक्ट कर सकते हैं। देन वी कैन नेगलेक्ट व्हाट, i, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है, इफ इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन of solute particles takes place after dissolution, then we have to consider i, है ना। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा कुछ ना कुछ होगी, और उस समय हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल will takes place, then value of i will be less than 1, एक से कम ही आएगा, क्योंकि चीजें जुड़ रही हैं तो एक से कम आ जाएगा। लेकिन अगर डिसोसिएशन होगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा भाई, i विल बी ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज्यादा ही i की वैल्यू होगी, है ना। अगर नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन तो i की वैल्यू 1, और उस टाइम डायरेक्टली आप रख सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें सॉल्यूशन की क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।